नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिक्स लेक्चर में विजन आईक्यू के इस चैनल पर। दोस्तों, आज का चैप्टर है एटम, जिसको परमाणु बोलते हैं। और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी इसके आगे और पीछे का जो प्रीवियस चैप्टर है उस चीज़ को कहीं ना कहीं कंप्लीट एक दूसरे के साथ लिंक करके आप देख सकेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एटम होता क्या है। द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट ऑफ ऑर्डिनरी मैटर द दैट रिटेन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। इसका मतलब क्या है, वो पदार्थ की सब वो तत्व होती है, सबसे छोटी छोटी से छोटी सबसे यूनिट यानी इकाई होती है जो किसी भी पदार्थ के केमिकल प्रॉपर्टीज को यानी रासायनिक गुण को बनाए रखती है। जैसे कि बात करें, अगर सोने की बात करें, सोना गोल्ड गोल्ड की बात करें, एक मैंने गोल्ड ले लेता हूँ, ठीक है, गोल्ड। अगर इसको काटते जाएं काटते जाएं काटते जाएं तो एक ऐसा टाइम आएगा कि सबसे इतना एक पॉइंट के रूप में सोना मिलेगा, यानी एक छोटे से छोटे पॉइंट के रूप में एक टुकड़ा मिलेगा। और इस टुकड़ों का जो प्रॉपर्टी है, इसका जो गुण है, और ये बड़े वाला जो सोना है इसका जो प्रॉपर्टी है वो सेम ही रहेगा। मतलब कितना भी उसके परमाणु को छोटे से छोटे यूनिट को निकालेंगे तब भी इसका जो ये भी सोना कहलाएगा और ये भी सोना कहलाएगा। तो यही होता है परमाणु, कि वो छोटी से छोटी इकाई होती है जो रासायनिक प्रॉपर्टी को बनाए रखती है। अब इसका आता है एटॉमिक नंबर क्या होता है, सॉरी एटॉमिक मॉडल्स क्या होता है। थियोरेटिकल मॉडल्स को, यानी जो परमाणु को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, उसके स्ट्रक्चर को, बिहेवियर को, उसका थियोरेटिकल मॉडल के द्वारा हम लोग देखते हैं, जिसको एटॉमिक मॉडल्स बोलते हैं। एटॉमिक मॉडल्स वो तरीका होता है जो बताता है कि एटम के अंदर यानी परमाणु के अंदर ये कैसे बनता है। जैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है इसके अंदर, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाहर ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए अ, जो थियोरेटिकल मॉडल दिया जाता है उसको एटॉमिक मॉडल बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूम रहा है और बीच में कौन सा है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्जेस नहीं होता है। लेकिन प्रोटॉन प्लस चार्जेस यानी पॉजिटिव चार्जेस इस पर होता है। और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन माइनस यानी निगेटिव चार्जेस में होता है। अब इसको जैसे स्ट्रक्चर को समझने के लिए सबसे पहले थॉमसन ने ये कहा कि एटम का एक पुडिंग की तरह होता है। एटम क्या होता है, एक पुडिंग पुडिंग की तरह होता है। और इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एक किशमिश की तरह बिखरे हुए होते हैं। एक किशमिश की तरह यहाँ पर देख रहे हैं, बिखरे हुए होते हैं। पुडिंग मतलब क्या होता है, गुच्छा। जो आप गुच्छा देखते हैं, अंगूर की गुच्छा देखते हैं कि ये आपस में एक दूसरे के साथ बंधे रहते हैं। और ये जो न्यूक्लियस इसको बोलते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन आप जो देख रहे हैं प्रोटॉन को, ये इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। तो ये जो पुडिंग की तरह एक न्यूक्लियस होता है और उसके आसपास के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किशमिश की तरह बिखरे होते हैं। ऐसे थॉमसन ने ये अपना एक थ्योरी दिया। लेकिन ये जो मॉडल था ज़्यादा टाइम तक ये चला नहीं। फिर रदरफोर्ड ने एक बहुत बड़े एक्सपेरिमेंट करते हैं रदरफोर्ड, और जो ये बताते हैं कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा क्या होता है, खाली होता है। यहाँ आप दिख रहे हैं, ये हिस्सा खाली है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। ये एटम का ज़्यादातर हिस्सा खाली होता है, और जो बीच का हिस्सा होता है, यानी जो सबसे बीच का छोटा सा हिस्सा होता है, ये बहुत भारी होता है, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होता है। तो ये हिस्सा क्या होता है, बहुत भारी होता है। कभी भी आप देखिएगा, ये जो न्यूक्लियस होता है ना, इसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है। डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण ये बहुत भारी होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मान लीजिए सूरज की चारों तरफ ये चक्कर, ग्रहों की तरह ये चक्कर लगाता है। लेकिन रदरफोर्ड का मॉडल भी ये यहाँ पर पूरा नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाने से, अगर ये चक्कर लगाएगा इलेक्ट्रॉन, तो कहीं ना कहीं एक एनर्जी लगेगा चक्कर लगाने के लिए ऑर्बिट में, तो वो एनर्जी लॉस होता रहेगा। कहीं एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते लगाते अपना एनर्जी लॉस कर जाता है, खो देता है। तो वो उसके बाद, खोने के बाद, ये इलेक्ट्रॉन बंद हो जाएगा घूमना। लेकिन ये तो ऐसा होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो हमेशा चक्कर लगाता है। फिर आता है बोहर। बोहर ये भी एक वैज्ञानिक है। ये भी इलेक्ट्रॉन ये बताते हैं कि फिक्स ऑर्बिट में होता है। अब इस चीज़ को हम लोग एक एक करके देखेंगे, और जो रदरफोर्ड हो गए चाहे बोहर हो गए, इन इन सबको एक एक करके हम लोग इनका थ्योरेटिकल एटॉमिक मॉडल्स को हम लोग अभी देखेंगे। लेकिन बात कर लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या बोलता है। डाल्टन का एटम परमाणु सिद्धांत क्या बोलता है।
डॉल्टन ये बताते हैं कि अगर मान लीजिए कोई पदार्थ है, उसका जो एटम होता है, एटम यानी परमाणु जो होता है, उसके सभी परमाणु समान होंगे। चाहे आप इसको काट के इधर निकाल देते हैं ये वाला, तो इसका परमाणु समान रहेगा। यानी अगर ये सोना है तो ये भी सोना ही रहेगा, इसका परमाणु सेम ही रहेगा और इसका परमाणु सेम ही रहेगा। लेकिन क्या होना चाहिए, कंडीशन ये होना चाहिए, चाहे कितने भी टुकड़ों में आप इसको काट कर निकाल दें, कंडीशन ये होना चाहिए कि ये जो मैटर है यानी जो पदार्थ है, पदार्थ वो सेम होना चाहिए। ये नहीं कि अब ये अनार ले लिए और ये आम ले लिए तो इसका जो एटम होता है वो सेम रहेगा, कतई सेम नहीं रहेगा, अलग अलग रहेगा। लेकिन हाँ, अलग अलग कब रहेगा, अगर इसका मान लीजिए ये एल्युमिनियम ले लेते हैं और ये तांबा ले लेते हैं, तो इसका जो एटम है, इसका जो एटम है ये इसका अलग रहेगा और इसका तांबा का एटम क्या होता है, अलग रहेगा। तो डाल्टन ने यही बताते हैं, परमाणु सिद्धांत में अपना थ्योरी यही देते हैं कि किसी भी परमाणु, किसी भी पदार्थ के परमाणु तभी सेम हो सकते हैं जब उसको जब वो पदार्थ क्या होता है, सेम रहता है। अगर उसको कितने भी टुकड़ों में क्यों ना विभाजित कर दिया जाए, यानी कि काट कर उसको अलग कर दिया जाए, लेकिन उसका परमाणु सेम ही रहेगा। लेकिन कब, जब वो जब उसका जो टुकड़ा किए हैं वो पदार्थ सेम होना चाहिए। ठीक है। अब आते हैं जे जे थॉम्सन। जे जे थॉम्सन ये बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिव चार्जेस में होता है। जे जे थॉम्सन 1897 में ये अपना थ्योरी देते हैं जे जे थॉम्सन ने, कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, एटम को देखने के लिए जे जे थॉम्सन ने एक किरण को, मतलब एक किरण, प्रकाश की किरण को एक नली के द्वारा, कैथोड किरण को नली के द्वारा निकाल कर इन्होंने एटम को देखा था और अपना थ्योरी दिए थे। और उसमें जो इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन को ये बताए थे कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्जेस में होता है, जिसका वैल्यू क्या होता है, E/m 1.67 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी होता है। कूलाम पर केजी, इसका वैल्यू जे जे थॉम्सन ने दिए थे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है और जे जे थॉम्सन का जो 1897 में कैथोड किरण से इन्होंने एटम को परिभाषित किया था, कि एटम को परिभाषित करने के बाद इन्होंने इलेक्ट्रॉन का जिक्र किया था, जिसमें इलेक्ट्रॉन को ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्जेस में होता है और इसका वैल्यू कुछ E/m, यम क्या होता है, मास होता है, द्रव्यमान, और ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी होता है। तो आई होप कि ये समझ गए। अब हम लोग देखेंगे कि रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल्स है उस चीज़ को एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे। रदरफोर्ड का जो मॉडल है एटम का, वो कैसे इसको डिफाइन किए थे। सबसे पहले एक रेडियोएक्टिव सोर्स लिए थे रदरफोर्ड ने, और उस रेडियोएक्टिव सोर्स से एक बीम पार्टिकल्स को यानी अल्फा पार्टिकल को उससे निकालते हैं। और उसको निकालने के बाद गोल्ड फॉइल पर, एक फॉइल होता है गोल्ड फॉइल पर, गोल्ड फॉइल पर मारते हैं इस अल्फा किरण को, गोल्ड फॉइल पर मारते हैं अल्फा किरण को। तो ये पतला सा जो गोल्ड फॉइल होता है, पतला सा पर्दे के बराबर होता है गोल्ड फॉइल। ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल होता है वो, जो अल्फा पार्टिकल वो गोल्ड फॉइल से डायरेक्ट निकल कर सीधे स्ट्रेट लाइन में निकल जाता है, स्ट्रेट लाइन में निकल जाता है। लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे होते हैं कि जो अपने ये गोल्ड फॉइल से ही मुड़ जाते हैं, मुड़ कर क्या होते हैं, वापस उछल जाते हैं। तो रदरफोर्ड ने ये समझाया कि जो एटम का ज़्यादातर हिस्सा खाली होता है और बीच में बहुत छोटा, जो बहुत छोटा होता है, यानी अल्फा पार्टिकल का जो स्ट्रेट लाइन में चला गया, ये बहुत भारी होता है। समझे क्या? चलिए एक बार और बताता हूँ। मान लीजिए ये अल्फा पार्टिकल निकाल रहे हैं एक पतले से पर्दे से, वो है गोल्ड फॉइल। अगर ये अल्फा पार्टिकल सीधी निकल जाती है तो इसका मतलब ये है कि वो पदार्थ का वो न्यूक्लियस चीज़ है जिसमें दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, ये अल्फा पार्टिकल से डायरेक्ट निकल जाती है। लेकिन जो ज़्यादातर हिस्सा खाली होता है उसकी वजह से क्या होता है, अल्फा पार्टिकल कुछ मुड़ जाती हैं, कुछ एंगल बना लेती हैं, एंगल बनाकर मुड़ जाती है, उछल कर बाहर निकल जाती हैं। तो ये जो किरणें होती हैं, ये जो किरणें ये हल्की होती हैं, हल्की होने के कारण मुड़ जाती हैं क्योंकि वो हिस्सा खाली होता है। ठीक है। तो यही समझाते हैं कि रदरफोर्ड ये समझाते हैं कि जो सीधे डायरेक्ट में जाता है वो बहुत भारी होता है, वो किरणें क्या होती है, बहुत भारी होती हैं। ये पॉजिटिव चार्ज वाला न्यूक्लियस होता है।
उम्मीद है कि ये समझ गए कि रदरफोर्ड ये कहना क्या चाहते हैं, एटम को कैसे समझाते हैं कि एटम में कोई पदार्थ है, एटम का वो छोटी से छोटी न्यूक्लियस जो होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होता है, ये बहुत भारी होता है। बाकी जो हल्का होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उसमें ऑर्बिट में घूमता रहता है, और सबसे भारी वाला चीज़ यही होता है। तो उम्मीद है कि रदरफोर्ड का ये मॉडल आप समझ गए हैं कि रदरफोर्ड कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से यही पता चलता है कि एटम का जो सेंटर में एक छोटा सा जो भारी वाला चीज़ है, यानी जो अल्फा डायरेक्ट सीधी लाइन में निकल रहा है, इससे ये पता चलता है कि ये न्यूक्लियस होता है जो पॉजिटिव चार्जेस में होता है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या होते हैं, चक्कर लगाते हैं। जो खाली जगह होता है यानी हल्की जो होती है, इसमें एक प्रॉब्लम थी रदरफोर्ड के मॉडल, एटॉमिक मॉडल में एक ये प्रॉब्लम थी कि इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते वक्त एनर्जी गंवाते हैं, लेकिन न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए था, लेकिन वो गिरते नहीं है। ऐसा क्यों? रदरफोर्ड का कहने का मतलब यही था, जो थ्योरी दिए थे, तो कहने का मतलब यही था कि इलेक्ट्रॉन तो चक्कर लगाता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन का मान लीजिए एनर्जी अपना खो देता है, तो उसको तो गिर जाना चाहिए न्यूक्लियस में तो गिर जाना चाहिए, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के साथ मिल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यानी कहने का मतलब है कि रदरफोर्ड का जो मॉडल था, इसमें भी क्या थी, कमी थी। अब इस कमी को दूर करने के लिए अब आते हैं अगला जो वैज्ञानिक साइंटिस्ट, उनका नाम है बोहर, और ये बोहर मॉडल्स देते हैं एटम पर। इस चीज़ को देखते हैं, तो इनका अब देखिए, बोहर मॉडल ऑफ एटम, ये क्या बोलते हैं, बोहर मॉडल स्टेट दैट इलेक्ट्रॉन मूव फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट्स, यानी ये क्या कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, चक्कर लगाते हैं, एक सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। देखिए, ये सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। ये तो भाई रदरफोर्ड ने भी बोला कि ये अपना ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, लेकिन क्या होता है कि अराउंड द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के अराउंड ये चक्कर लगाते हैं, क्वांटाइज यानी नंबर वाइज ये चक्कर लगाते हैं। एनर्जी लेवल, इनकी एनर्जी लेवल जो होती है, इमिटिंग यानी उत्सर्जन करने की और एब्जॉर्बिंग करने की एनर्जी होती है, जो फोटोन के द्वारा होता है व्हेन ट्रांजिशन बिटवीन ऑर्बिट्स, यानी जब क्या होते हैं, वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ट्रांजिट करते हैं, चले जाते हैं, तो इनकी जो एनर्जी होती है, या तो इमिटिंग होती है या तो एब्जॉर्बिंग होती है। अब चलिए पूरी अच्छे से हम लोग समझते हैं। अब बोहर क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है, सही बात है वो, लेकिन चारों तरफ चक्कर लगाने से सिर्फ खास ऑर्बिट में ही चक्कर लगाता है। खास ऑर्बिट का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते लगाते यहाँ पर नहीं चला जाएगा, ये अपने ही ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। कहने का मतलब ये होता है, यानी फिक्स ऑर्बिट में चक्कर लगा। जैसे ट्रेन क्या होती है, ट्रेन की जो पहिए होती है एक फिक्स रेल पटरी पर ही चलती रहती है, अगर उसको दूसरी पटरी पे जाना हो तब उसको रोका जाता है, और फिर क्या होता है, जब उसको सिग्नल मिलता है तो दूसरी पटरी पर जाता है। ठीक वैसे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। अगर इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में कूदता है यानी जाता है, तो वो एनर्जी क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, सोख लेता है, तो क्या होता है, ऊपर चला जाता है, यानी एक से वो दो में चला जाता है। एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो एक से दो में चला जाता है। यदि एनर्जी को इमिटिंग छोड़ता है, एनर्जी छोड़ता है, तो वो क्या होता है, तीन से दो, ऐसे मतलब वो नीचे आ जाता है। ये एनर्जी जो होता है, एनर्जी फोटान यानी लाइट के कण के रूप में निकलती है, यानी ये लाइट की जैसे निकलती है। ये जो एनर्जी होती है ना, लाइट चमकता है, यही एनर्जी होता है, फोटोन के रूप में निकलती है। चमकना जैसे सूर्य के प्रकाश की किरणें जब चमकती है, निकलती है, तो वो फोटोन छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में निकलती है। अगर प्रीवियस वीडियो को देखें तो उसमें मैंने अच्छे से डिटेल्स में बताया हूँ। जैसे अगर आप एक सीढ़ी पर चढ़ते हैं, सीढ़ी पर स्टेप बाय स्टेप एक फिक्स हाइट पर चढ़ते हैं, लेकिन जैसे आप मान लीजिए एक एक सीढ़ी से तीसरे स्टेप में आपको कूदना हो, तो बीच वाला उसको छोड़ना पड़ता है। तो बोहर का मॉडल क्या होता है, हाइड्रोजन एटम के लिए सबसे अच्छा काम करता है। ये जो बोहर मॉडल है, ये हाइड्रोजन एटम पर सबसे अच्छा काम करता है। तो कहने का मतलब सिंपल सा इजी वे में बोहर मॉडल ये बताते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, पहली बात तो वो अपने फिक्स ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, किसके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन एक से दो में जाना है, तो एनर्जी इसके पास एनर्जी जो लेवल होता है, इमिटिंग उत्सर्जन करने के और एब्जॉर्बिंग करने का, ठीक है, एनर्जी होता है। लेकिन अगर एक से दो ऑर्बिट में जाना है तो क्या करता है, एब्जॉर्बिंग करता है,
यानी एनर्जी को क्या करता है, सोखता है, यानी लेता है, वो एनर्जी को क्या होता है, सोख लेता है एनर्जी, फिर वो दूसरे ऑर्बिट में चला जाता है। अगर मान लीजिए वही 2 से 1 में आना हो तो एनर्जी छोड़ता है, जब एनर्जी छोड़ देगा तो क्या करेगा, 2 से 1 में आ जाएगा। और ये जब एनर्जी छोड़ने की और सोखने की क्रिया यानी जो प्रक्रिया होती है वो एक फोटोन के रूप में, फोटोन फोटोन निकलता है। और ये फोटोन क्या होता है, लाइट के कण के जैसे होता है, लाइट का कण यानी छोटे छोटे पैकेट के रूप में होता है। तो जैसे बिजली जब चमकती है ना तो हमको दिखाई देती है कि चमक रही है, ऐसे वो फोटोन चमकते हुए दिखाई देता है हमको। अभी जैसे अगर मान लीजिए आपने रंग बिरंगे लेजर शो देखे होंगे, तो जो लेजर लाइट्स होती हैं उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में कूदती है, जिसके कूदने के कारण वो फोटोन निकलता है। यही फोटोन क्या होता है, चमकता है, और चमकने के कारण हम लोग को रंग बिरंगे वो लेजर दिखाई देता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बोहर मॉडल आपने समझ गए कि कैसे ये काम करता है। ठीक है, अब देखिए बोहर ने कुछ ऐसे फॉर्मूला दिए थे। बोहर की फॉर्मूला क्या है कि बोहर ऑर्बिट रेडियस का फॉर्मूला है आर एन एन टू और H2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम स्क्वायर। सॉरी, ये स्क्वायर है, स्क्वायर। ठीक है, तो ये रहा, इसको बोलते हैं बोहर ऑर्बिट रेडियस। क्या बोलते हैं, बोहर ऑर्बिट रेडियस, बोहर ऑर्बिट रेडियस इसको बोलते हैं। इसकी जो एनर्जी होती है, एनर्जी लेवल क्या होती है, एनर्जी लेवल जैसे इमिटिंग करने की और एब्जॉर्बिंग करने की, उसका भी फार्मूला बोहर ने देते हैं, उसका भी फार्मूला बोहर ने देते हैं। वो क्या होता है, ई एन माइनस 30.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रिक वोल्ट में, एन स्क्वायर इलेक्ट्रिक वोल्ट में। अब देखिए, अब फोटोन एनर्जी को तो आपको पता है, फोटोन एनर्जी क्या होता है, डेल ई एच इंटू एफ, ये फोटोन एनर्जी है। वेवलेंथ भी आपको पता है कि वेवलेंथ क्या होता है, एच सी अपॉन डेल ई। ठीक है, ये सब फार्मूला काम आएगा। अभी हम लोग एक न्यूमेरिकल देखेंगे तो उसमें सब काम आएगा कि कैसे होता है। अब जो आर्यन था, आर्यन, इसको बोलते हैं ये यन ऑर्बिट में, जैसे कौन से ऑर्बिट हो गया, ये यन 1 है, यन 2 है, तो यही बोलता है यनवी ऑर्बिट का ये रेडियस है जो मीटर में आता है, किसमें, मीटर में। तो यनवी ऑर्बिट का ये रेडियस है। रेडियस कैसे निकाला जाता है ये आपको भी पता है कि रेडियस क्या होता है, त्रिज्या, जिसको हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं। यन क्या होता है, यन प्रिंसिपल क्वांटम, अभी यहाँ पर हम लोग जो देखे थे, ये यन क्या है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो ऑर्बिट का नंबर बताता है। कौन सा ऑर्बिट का, 1 या 2 3 4 5, कौन से ऑर्बिट का, ये वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू पहले भी मैंने बता चुका हूँ। और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, इसका भी वैल्यू आपको पता होना चाहिए, 8.86 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। यम क्या होता है, ये मास होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का। और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का देखिए चार्जेस भी आपको पता होना चाहिए, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये चार्जेस है, किसमें, कूलाम में, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन का चार्जेस है। अब इसकी मास की बात करें, मास द्रव्यमान की बात करें तो 9.1 होता है, मास होता है 9.1, 10⁻⁻31। ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, इसको लिख लीजिएगा, ये हमेशा याद करने वाला है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि ये ई एन क्या है, ये ई एन क्या है, ये ई एन यनवी ऑर्बिट की एनर्जी होती है। 1 ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट, 3 ऑर्बिट, ऐसे कौन से ऑर्बिट का यानी ऑर्बिट नंबर का ये एनर्जी होती है। और यन मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये यन। और डेल ई क्या होता है, 2 ऑर्बिट के बीच की एनर्जी डिफरेंस होता है। ये जो एनर्जी निकाले हैं, ये वाला एनर्जी,
ये दो ऑर्बिट के, मान लीजिए यन क्या होता है, यन एक ऑर्बिट में, फिर से यन पर अगर दूसरे ऑर्बिट का दिखना हो तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो डेल ई वही बताता है कि ये दो ऑर्बिट के बीच की दूरी, सॉरी एनर्जी डिफरेंस होती है। और लैम्डा क्या होता है, लैम्डा वेवलेंथ होता है, जो उत्सर्जित यानी इमिटिंग फोटोन की वेवलेंथ है। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, उम्मीद है कि इतना तो समझ ही गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे एक न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल से पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल क्या कहता है, एक हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन यन थ्री से, यानी इसकी ऑर्बिट, पहले तो इलेक्ट्रॉन यन थ्री में था, फिर से यन टू में चला गया, तो यन थ्री से यानी थ्री ऑर्बिट से दो ऑर्बिट में कूद जाता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, मान लीजिए यन थ्री था और ये दो है, तो इसका मतलब है कि ऊपर से नीचे की तरफ आया, तो इसका मतलब क्या होता है, वो एनर्जी क्या करेगा, एनर्जी को छोड़ेगा, यानी एमिटिंग करेगा, एनर्जी एमिटिंग करेगा, उत्सर्जित करेगा। तो उत्सर्जित फोटोन की वेवलेंथ पूछा है कितना होगा, उत्सर्जित फोटोन की वेवलेंथ कितना होगा। यदि एच सी की वैल्यू दिया है कितना, 1240। अब ये आया कहाँ से 1240, ये प्लैंक कांस्टेंट है, इसका वैल्यू पता है, सी स्पीड ऑफ लाइट है, उसको अगर लगाएंगे तो इतना 1240 आता है इलेक्ट्रिक वोल्ट नैनोमीटर। ठीक है, अब यन की वैल्यू यहाँ पर दिया है, ई एन की वैल्यू -13.6 पॉन एन स्क्वायर। अब हम लोग चलिए एक एक जितना वैल्यू दिया है सबको पुट करके देख लेते हैं। पहले तो एन थ्री, थ्री ऑर्बिट का एनर्जी निकालते हैं, तो -6.3 इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -1.511 इलेक्ट्रिक वोल्ट। अब एन टू का एनर्जी निकालते हैं, एनर्जी लेवल निकालते हैं, तो -13.6/2 तो इसका वैल्यू आएगा -3.4 इलेक्ट्रिक वोल्ट। अब देखिए दो ऑर्बिट के बीच जो बीच का एनर्जी डिफरेंस क्या होता है, E3 माइनस E2। तो इसको और इसको यहाँ पर पुट कर देंगे, दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारा वैल्यू, टोटल वैल्यू आएगा 1.889 इलेक्ट्रिक वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिक वोल्ट, इसका ये तो एनर्जी डिफरेंस हो गया। लेकिन हम लोग क्या देखेंगे, हमको निकालना है इमेटिंग फोटोन की वेवलेंथ, यानी लैम्डा की वैल्यू निकालना है। लैम्डा होता है एच सी अपॉन डेल ई, यानी दो ऑर्बिट के बीच की एनर्जी डिफरेंस। अब एच 1240 दिया है और ये वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे तो 1.889। सॉल्व करने के बाद हमारा वैल्यू, टोटल वैल्यू आता है 656 नैनोमीटर। अब देखिए, अब हमको ये रेड लाइट दिखेगा बॉल्मर सीरीज में, ये होता है क्या बॉल्मर सीरीज। अब चलिए इस चीज़ को हम लोग देखेंगे, ये 656 बॉल्मर सीरीज रेड लाइट में ये हमको दिखेगा। अब इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा हम लोग को। अभी मैंने जो आंसर निकाला था 656 का, बाल्मर सीरीज में रेड लाइट में हमको दिखेगा, वो आया कहाँ से, वो आया देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से। कहाँ से, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से। चूँकि हमारा जो न्यूमेरिकल था वो था हाइड्रोजन के लिए ही था, हाइड्रोजन एटम का। चूँकि ये जो बोहर का मॉडल था वो हाइड्रोजन पर बिल्कुल सटीक थ्योरी उनका बैठता है। लेकिन ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसको समझिए, ये भी बहुत आसान है। द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑफ कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट वेवलेंथ होता है। मतलब ये एक ऐसा खास लाइट होता है, ये वाला, ये जो लाइट निकल रहा है हाइड्रोजन से, ये दो स्लिट लगे हुए हैं, एक प्रिज्म से निकाला जाता है, तो इसमें अलग अलग लाइट बनकर निकलता है, जैसे कि यहाँ पर दिख रहे हैं अलग अलग लाइट बनकर निकल रहा है। तो यही है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ये बताता है कि हाइड्रोजन एटम से जो निकलती है लाइट, निकलती है इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में कूदता है, जंप लगाता है, तो क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, एमिटिंग करता है। क्या करता है, एमिटेड होता है, यानी एनर्जी क्या होता है,
निकालता है। जब ऊपर से नीचे की तरफ आता है, यानी अगर एनर्जी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो इमिटेट करेगा, यदि नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो एनर्जी क्या होता है, एब्जॉर्ब यानी अवशोषण करता है। तो ये जो लाइट जो होती है एक खास वेवलेंथ की तरह होती है, खास वेवलेंथ की तरह ऐसे होती हैं जैसे। और ये वेवलेंथ जो होता है ये अलग अलग होता है। जैसे क्या होता है, इंसान का फिंगरप्रिंट क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक वैसे ही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कई सीरीज होते हैं, अभी वो मैं सीरीज आपको बताऊंगा। लेकिन इतना मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम यही बताता है कि हाइड्रोजन से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है, जब उसकी इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में कूदता है या आता है, ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ, तो एनर्जी क्या होता है, एनर्जी लाइट्स निकलती है। अब वो लाइट्स क्या होती है, उत्सर्जन होती हैं या तो एब्जॉर्बिंग होती हैं, इमिटिंग होती है या तो एब्जॉर्बिंग होती हैं। और ये एब्जॉर्बिंग एनर्जी का इमिटिंग और एब्जॉर्बिंग होना, फोटोन निकलता है। फोटोन लाइट के रूप में हमको दिखता है, फोटोन। और ये लाइट रंग बिरंगी कैसे दिखती है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, या तो वॉयलेट या तो ब्लू वॉयलेट या तो ब्लू ग्रीन या तो रेड, ऐसे हमको दिखता है। यहाँ पर जब लाइट एक पट्टी पर जाता है, लगता है, तो ये लाइट अलग अलग प्रिज्म से होकर निकलती है। जैसे इंद्रधनुष में लाइटें हमको रंग बिरंग कलर के ऐसे दिखती है ना, ठीक वैसे ही एक लाइन पर बारकोड की तरह हमको दिखता है। और इसी बारकोड को लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन इसको बोलते हैं। तो इतना ये समझ लीजिए कि एक बारकोड की तरह अलग अलग लाइट को हम लोग देखते हैं, कलर को देखते हैं। ठीक है। अब देखिए, ये जो सीरीज मैंने आपको बताया, लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, पिफंड, ठीक है। अगर मान लीजिए यन वन ऑर्बिट में है, यन वन ऑर्बिट में है या यन टू में है, तो जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट में रीजन में निकलता है। बाल्मर में क्या होता है कि यन टू विजिबल लाइट हमको दिखता है, ये लाइट हमको क्या होता है, दिखता है। अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट दिखता है क्या, नहीं दिखता है। लेकिन यन थ्री का, यन फोर, फाइव, इसका जो लाइटें होती हैं ये हमको दिखता नहीं है। अल्ट्रा वायलेट का भी नहीं दिखता और इंफ्रारेड रीजन का भी ये हमको नहीं दिखता। लेकिन हाँ, इंफ्रारेड रीजन का जो लाइट है इसको डिटेक्ट जरूर किया जा सकता है। क्या होता है, डिटेक्ट जरूर किया जा सकता है। यन वन, जब लाइट क्या होती है, लाइमन सीरीज में यन वन पर यदि कूदता है तो अल्ट्रा वायलेट रीजन में जाता है। यदि एन टू में कूदता है तो विजिबल लाइट बनाता है जो हमको दिखता है। पाश्चर सीरीज में क्या होता है, इंफ्रारेड होता है। जैसे मान लीजिए एक रेडियो स्टेशन है, हर सीरीज के एक खास फ्रीक्वेंसी लाइट देता है, ठीक वैसे ही ये सीरीज बनाया गया है। अगर टेलीस्कोप से हमको तारा देखना हो, स्टार देखना हो, तो उनके जो स्पेक्ट्रम होते हैं, हाइड्रोजन की लाइन दिखती है, हाइड्रोजन की। जैसे अभी मैंने बताया कि बारकोड की तरह वो लाइंस दिखती, जिससे पता चलता है कि स्टार्स में हाइड्रोजन है कि नहीं है। यानी जो हाइड्रोजन से लाइटें निकलती हैं, वो लाइटें क्या होती हैं, पता चलती हैं। अगर वो हमको अल्ट्रा वायलेट रीजन में निकलती है तो इससे पता चलता है कि वो नहीं दिख रही है। अब बाल्मर में निकलती है, अगर हमको दिख रही है, चाहे रेड निकला, ब्लू, ग्रीन ऐसे दिख रहा है, तो वो बाल्मर सीरीज में है। पाश्चर में क्या होता है कि दिखता तो नहीं है लेकिन इसको डिटेक्ट जरूर किया जा सकता है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बस इतना ही है कि कैसे लाइट को एक सीरीज के रूप में हम लोग देखते हैं, बारकोड के रूप में देखते हैं। और राइडबर्ग फार्मूला ने ये सिद्ध करता है, जैसे कि एक फार्मूला है 1/लैम्डा, क्योंकि ये सभी वेवलेंथ पर ही काम करता है। एक फ्रीक्वेंसी होती है सबकी, वेवलेंथ पर ही काम करता है। तो इसका फॉर्मूला है आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है, इसको लिख लीजिएगा। देखिए, लैम्डा क्या, वेवलेंथ हो गया, क्योंकि मीटर में। आर क्या है, ये आर बताता है राइडबर्ग कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू होता है 1.097 होता है, 10⁻�7 मीटर इनवर्स। ठीक है। एन वन और एन टू एनर्जी लेवल, एन वन और एन टू क्या होता है, एनर्जी लेवल होता है। चलिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल से समझ आएगा। हाइड्रोजन में एन टू कितना है, 4 है, से
n1 में जाता है तो इसका वैल्यू कितना है, 2 है। ये एक बाल्मर सीरीज है। बाल्मर सीरीज का मतलब क्या हो कि वो विजिबल लाइट होता है, चूंकि हमको वो दिखेगा। तो दिखने का मतलब यह है कि उसका वेवलेंथ हमसे पूछा है और आर की वैल्यू हमको पता है कि आर की वैल्यू कितना है। आर की वैल्यू मैंने अभी बताया था 1.097 इंटू 10⁻⁷। तो अब वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, तो 1/λ, ये हमको पता है 1/λ। आर की वैल्यू 1.097 इंटू 10⁻⁷, 1/n1 का कितना दिया है, 2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 1/λ 1/486। इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू कितना आता है, 486 आएगा। चूँकि ये विजुअल रेंज है तो ये 486, अगर देखेंगे तो थोड़ा सा रिवाइंड करिए और इसमें देखिए ये जो आपको बारकोड की तरह दिख रहा है तो इसका 486 यहाँ पर दिख रहा है क्या, तो ये कौन सी लाइट बन रहा है, ब्लू ग्रीन लाइट बन रहा है 486। और हमारा मतलब ये विजुअल रेंज बाल्मर सीरीज में है तो 486 ब्लू ग्रीन लाइट हमको देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि ये कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता है ये आप भी कर लेंगे। लाइन स्पेक्ट्रम चूँकि मैंने वही बताया कि एक हाइड्रोजन जो होता है इलेक्ट्रॉन्स की, हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में कूदता है। जब जंप लगाता है तो ये लाइंस क्या होती है, अलग अलग सीरीज में एक ग्रुप की तरह बनाती हैं, ग्रुप की तरह। और ये ग्रुप में क्या होती है, लाइटें हमको विजिबल होती है, दिखती है। और जो लाइट की वैल्यू होती है वो चाहे बाल्मर में हो, इंफ्रारेड में हो, तो एक जैसे बारकोड स्कैनर की समान डिटेल्स हमको दिखने को मिलती है, वैसे ही स्पेक्ट्रम से हाइड्रोजन की डिटेल्स पता चलती है। ये केवल हाइड्रोजन के लिए, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। एनर्जी ट्रांजिशन का अभी वैल्यू मैंने बताया था, एनर्जी ट्रांजिशन का डेल ई का, इसका सबसे इम्पोर्टेंट है एनर्जी ट्रांजिशन का, वो याद रख लीजिएगा कि क्यों एनर्जी ट्रांजिशन जो होता है, एनर्जी चाहे E3 - E2 हो या डेल ई, वो 13.6 1/n1² माइनस 1/n2², ऐसे ये एनर्जी ट्रांजिशन है डेल ई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रख लीजिएगा। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं डी ब्रोगली एक्सप्लेनेशन ऑफ बोहर मॉडल। डी ब्रोगली ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ बोहर मॉडल क्या होता है। ब्रोगली एक्सप्लेनेशन ऑफ बोहर मॉडल, डी ब्रोगली ने बोहर मॉडल को एक्सप्लेन करते हैं और ये बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक पार्टिकल ही नहीं होता, मतलब कण ही नहीं होता, बल्कि वो एक वेव की तरह भी काम करता है। वेव की तरह जैसे ऐसे ऐसे वो काम करता है। बोहर के जो मॉडल में था वो क्या था, इलेक्ट्रॉन फिक्स था, यानी फिक्स ऑर्बिट में चक्कर लगाता था। लेकिन इनका कहने का मतलब ये है डी ब्रोगली का कि वो ऑर्बिट में क्यों चक्कर लगाता है, क्योंकि डी ब्रोगली ने ये बताते हैं कि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का जो एक मूवमेंट जो है, यानी जो वेव उसकी मूव कर रही है, वो एक स्टैंडिंग वेव बनाती है। जैसे यानी जो उनकी लहर यानी वेव जो है रुक रुक कर एक फिक्स पैटर्न बनाती है। जैसे पहले तो यहाँ थी, मान लीजिए यहाँ है इलेक्ट्रॉन, ऐसे ऐसे जाएगी तो यहाँ पर रुकेगी, फिर से ऐसे जाएगी, फिर से ऐसे जाएगी, फिर से ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे करके मतलब एक पैटर्न बनाती है। और ये पैटर्न आपने अगर मान लीजिए आप रस्सी ले लेते हैं और रस्सी को हिलाएंगे तो कुछ ऐसे ऐसे बनेगा। तो डी ब्रोगली ने भी यही बताते हैं कि जो लहरें होती हैं, मूवमेंट जो होती है इलेक्ट्रॉन की, ऑर्बिट में एक स्टैंडिंग वेव बनाती है, यानी लहर रुक रुक कर एक फिक्स पैटर्न बनाती है। जैसे आप रस्सी के दोनों तरफ पकड़ कर हिलाओगे तो एक खास पैटर्न बनते हुए हिलती है। अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में फिट नहीं होती तो वो ऑर्बिट क्या, स्टेबल भी नहीं होगी। यदि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में फिट नहीं होती तो क्या होती है, ऑर्बिट में स्टेबल, ऑर्बिट क्या होती है, वो स्टेबल भी नहीं होती। तो ये न्यूक्लियस है और ये जो पाथ है सर्कल का, यहाँ से आर रेडियस है। वेवलेंथ कैसे, यहाँ पर वेवलेंथ आप देख सकते हैं कैसे निकाला जाता है वेवलेंथ। उम्मीद है कि वेवलेंथ से समझ गए, नहीं तो अभी शायद कन्फ्यूजन में जी रहे होंगे कि वेवलेंथ कैसे निकाला जाता है। तो डी ब्रोगली का कहने का मतलब यही है कि जो बोहर का मॉडल था वो फिक्स ऑर्बिट के लिए था, लेकिन डी ब्रोगली ने ये बताया कि वो फिक्स ऑर्बिट में ही नहीं होती, बल्कि वो इलेक्ट्रॉन जो होती है एक पार्टिकल की तरह नहीं, बल्कि एक
ऐसे वेव की तरह, लहर की तरह भी, लहरें ऐसे लहरें की तरह भी बर्ताव करती हैं। जैसे तालाब में अगर पानी में अगर वो पत्थर फेंकेंगे तो उनकी पानी जो लहरें होती हैं कुछ ऐसे ऐसे बनकर आगे की तरफ भागती हैं। तो डी ब्रोगली के कहने का मतलब बस यही था कि वो इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल की तरह ही नहीं काम करती है। अगर देखिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में छोटी छोटी चीज़ें को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को हम लोग देखते हैं, जो वेब नेचर होता है, यानी ऐसे ऐसे करने का वेब नेचर जो होता है, इस चीज़ को हम लोग यूज करते हैं। तभी हम लोग को पता चलता है कि वो वायरस है या क्या चीज़ है। जैसे वायरस को देखने के लिए उसके इलेक्ट्रॉन को हम लोग देखते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे जब मूवमेंट करता है उस, तो वो डी ब्रोगली की थ्योरी से ही समझ आता है मूवमेंट करना। ठीक है। और डी ब्रोगली का वेवलेंथ, चूंकि सभी वेवलेंथ पर ही निर्भर करता है, क्योंकि वो जब वेव उसकी होगी, उसकी वेव से ही वेवलेंथ हमको निकलेगा। तो वेवलेंथ के लिए इन्होंने एक फॉर्मूला अप्लाई किया था, वो था लैम्डा अपॉन एच बाई पी। अब ये क्या है भाई? तो देखिए, यहाँ पर एच प्लैंक कांस्टेंट है, हमको पता है। पी क्या है? ये मोमेंटम है। मोमेंटम किस चीज़ का? इलेक्ट्रॉन का। और इसकी जब इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं एक मोमेंट के थ्रू, यानी वेलोसिटी, वेग के रूप में आगे बढ़ेगी जब जाएगी। जब कार दौड़ती है तो कार क्या, एक वेलोसिटी वेग में ही दौड़ती है भाई। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन का दौड़ना भी है, चूँकि मास है और वेलोसिटी से ये आगे चल रही है, तो इसको मोमेंटम बोलते हैं। ठीक है। मास इंटू वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं। अब बोहर ऑर्बिट कंडीशन क्या बताता है? बोहर ऑर्बिट कंडीशन बताता है 2πr n इक्वल n लैम्डा। ये बोहर ऑर्बिट कंडीशन बताता है। क्योंकि सबको मैंने एक एक करके ब्रेक डाउन करके बता दिया कि आर्यन क्या होता है, यन क्या है, लैम्डा क्या है। ये बार बार आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। एक हम लोग देख लेते हैं न्यूमेरिकल। एक हाइड्रोजन में n1 ऑर्बिट का रेडियस, चूँकि n1 ऑर्बिट का रेडियस कितना दिया है? 0.053 ये है। ये r की वैल्यू यहाँ पर दिया है नैनोमीटर। तो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछा है कितना होना चाहिए। तो एच अपॉन पी होता है, ये एच अपॉन पी होता है। तो आप इसमें मोमेंटम कहीं देख रहे हैं क्या? कहीं मोमेंटम है क्या? नहीं है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो हम बोहर ऑर्बिट कंडीशन यूज करेंगे, जो होता है 2πr n n लैम्डा। ये हम लोग लगाएंगे तो लैम्डा होता है 2πr n अपॉन n। इस पर हम लोग लगाएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? लैम्डा 2πr n की वैल्यू क्या है? चूँकि n1 ऑर्बिट में है, r मतलब रेडियस 1 ऑर्बिट में, तो इसका वैल्यू दिया है 0.053। ठीक है। अपॉन n कौन से ऑर्बिट में? एक ऑर्बिट में, तो एक हो गया। तो लैम्डा की वैल्यू आएगी 6.28 6.28, सॉरी इतना नहीं, हमारा लैम्डा की वैल्यू आएगी 0.33 नैनोमीटर आएगी, 33 नैनोमीटर। ठीक है। उम्मीद है कि यहाँ तक तो समझ गए कि कैसे डी ब्रोगली ने बोहर मॉडल को ही एक्सप्लेन करके बताते हैं, उसकी थ्योरी को डिनाई करते हैं। डिनाई नहीं, मतलब उसकी बोहर मॉडल की थ्योरी को ही एक्सप्लेन करते हैं डी ब्रोगली ने, और थोड़ा सा अपना भी ऐड कर देते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिर्फ कण ही नहीं, मतलब पार्टिकल ही नहीं, बल्कि वो क्या होती है, एक वेव की तरह भी बर्ताव करता है। बस इतना ही वो अपनी तरफ से जोड़कर बताते हैं और ये फॉर्मूला जनरेट करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि एनर्जी लेवल्स एंड ट्रांजिशंस क्या होता है। मतलब एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है, एटम में जो इलेक्ट्रॉन सिर्फ कुछ खास एनर्जी लेवल्स में रह सकता है, जैसे कि हम लोग को पहले भी पता चल चुका है। जैसे सीढ़ी क्या होता है, सीढ़ी जो बना होता है एक फिक्स पैटर्न होता है। ये स्टेप जो होता है कि ये फिक्स रहता है, इसको कभी चेंज नहीं कर सकते, या इसको हटाकर कहीं और नहीं लगा सकते कि इस पर चढ़ें फिर से इस पर चढ़ें, ऐसा नहीं हो सकता। तो सीढ़ी जैसे फिक्स होता है, फिक्स स्टेप होता है, वैसे ही इन लेवल्स को क्वांटाइज्ड कहते हैं। एनर्जी लेवल्स इन एटम क्वांटाइज स्टेट,
यानी जो एनर्जी लेवल्स होते हैं एटम में इलेक्ट्रॉन्स का, वो एक फिक्स होता है, जो जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइज्ड बोलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक लेवल से एक लेवल से दूसरे लेवल में कूदता है, मतलब जाता है, तो एनर्जी क्या करता है, या तो एनर्जी इमिशन करता है, उत्सर्जन करता है, इमिटेट करता है, या एब्जॉर्ब करता है। या तो इमिशन करे या तो ऑब्जर्वेशन, सॉरी ये ऑब्जर्वेशन नहीं, एब्जॉर्वेशन होता है। यहाँ पर ये गलत लिख दिया, ये होगा एब्जॉर्वेशन। मतलब क्या होता है कि सोखता है, तो जिसको क्या होता है, फोटोन होता है, सोखता है। जब ऊपर जाता है तो क्या करता है, छोड़ता है, और नीचे आता है, जब ऊपर जाता है तो सोखता है, नीचे आता है तो वो छोड़ता है। ये एनर्जी जो होता है एक फोटोन के रूप में निकलता है, फोटॉन्स के रूप में ये निकलता है। ठीक है। और जिसकी वेवलेंथ में स्पेक्ट्रम बनता है, जैसे स्पेक्ट्रम में मैंने अभी वो पिछले टॉपिक में जो बताया हूँ कि स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, तो ये स्पेक्ट्रम होता है सिर्फ फिक्स फ्लोर। जैसे मान लीजिए आप एक लिफ्ट में आप चढ़ते हैं, जैसे फिक्स फ्लोर होता है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे फिक्स फ्लोर पर आप इस फ्लोर पे जाते हैं तो कुछ एनर्जी लगता है, इस फ्लोर पे जाते हैं तो कुछ एनर्जी लगता है। मतलब हर फ्लोर पे जाने के लिए आपको एक या तो एनर्जी लगती है या तो एनर्जी निकालनी पड़ती है। ठीक है। तो वैसे ही एनर्जी लेवल्स ऑफ ट्रांजिशन में ये बताया गया है। अब इसमें जो फार्मूला है, फार्मूला सेम वही है जो हम लोग पहले उसके न्यूमेरिकल लगा चुके हैं, तो इसमें ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है कि फार्मूला क्या होती है। एनर्जी के लिए वही फार्मूला है जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, -13.6 अपॉन एन स्क्वायर, यही फार्मूला है। एक ये हो गया, और जो एनर्जी, फोटोन एनर्जी का डिफरेंस, दो एनर्जी एक लेवल से दो ऑर्बिटों के बीच की एनर्जी का डिफरेंस से हम लोग ऐसे निकालते हैं, एन स्क्वायर माइनस ई एन वन एन। तो ये स्क्वायर नहीं, टू है, चूँकि टू यहाँ पर है तो इसको ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर नहीं है। वेवलेंथ, वेवलेंथ जैसे कि हमको पता है कि hc/del E होता है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये एनर्जी लेवल्स ऑफ ट्रांजिशन इसको भी समझ गए। और चलिए अब देखते हैं कि स्पेक्ट्रल सीरीज क्या होता है। स्पेक्ट्रल सीरीज, स्पेक्ट्रल सीरीज, स्पेक्ट्रल सीरीज क्या होता है। देखिए स्पेक्ट्रल सीरीज वो ग्रुप होता है, वो ग्रुप्स होता है जो हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन्स के खास एनर्जी क्या होता है, लेवल्स कूदने से बनता है। जो इलेक्ट्रॉन्स होता है ये सिर्फ एक ऐसा खास एनर्जी होता है, खास एनर्जी लेवल्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ कूदने से बनता है। क्या, कूदने से बनता है। हर सीरीज में लाइंस की वेवलेंथ अलग होती है, तो हर सीरीज की जो लाइंस की वेवलेंथ क्या होती है वो अलग होती है। जैसे लाइमन सीरीज की होगी, बाल्मर सीरीज की हो गई, तो इसकी जो वेवलेंथ होती है हर सीरीज की अलग होती है। जैसे लाइमन सीरीज के इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन n1 एक दिया है, एक पर कूदता है तो कौन सा, अल्ट्रा वायलेट लाइट निकलती है। बाल्मर सीरीज में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, n2 पर कूदता है तो विजिबल लाइट हमको देखने की मिलती है। ठीक है। जैसे एक म्यूजिक प्लेलिस्ट में अलग अलग गाने होते हैं, वैसे ही म्यूजिक प्लेलिस्ट होता है, अलग अलग प्लेलिस्ट बनता है। जैसे कि ये बॉलीवुड सॉन्ग हो गया, हॉलीवुड सॉन्ग हो गया, कोई और सॉन्ग हो गया, तो ऐसे गानों के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया जाता है। ठीक वैसे ही ऐसे इलेक्ट्रॉन लेवल्स, एनर्जी लेवल्स को कूदने के लिए एक अलग अलग सीरीज होती है। जैसे लाइमन सीरीज है, बाल्मर सीरीज है, पाशियन सीरीज हो गया, तो एक खास तरह की लाइट प्रोवाइड करती है जिससे हमको देखने को मिलता है। तो इसी चीज़ को स्पेक्ट्रल सीरीज बोलते हैं। तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है स्पेक्ट्रल सीरीज क्या होता है ये वगैरह वगैरह। ज़्यादातर मैं जो ऊपर का पढ़ाया हूँ उस चीज़ को अगर ध्यान दे देंगे तो काफ़ी मतलब हेल्पफुल हो जाएगा आपको एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए होंगे, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।